Hello friend, in today's lecture we will see some important numerical which may appear in exam for 12 to 15 marks which is on second law of thermodynamics. तो ये जो मैं आज न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ ये बहुत से न्यूमेरिकल इसमें से 12 से 15 मार्क के लिए आ गए, मतलब एक ही न्यूमेरिकल का 12 मार्क का या 14 मार्क का. ओके, सो आई रीड फर्स्ट न्यूमेरिकल. A reversible heat engine operates between two reservoirs at temperature ranges 700 degrees Celsius and 15 degrees Celsius. The engine drives a reversible refrigerator which operates between reservoir at temperature 50 degrees Celsius and minus 25 degrees Celsius. The heat transfer to the engine is 2500 kilojoule and the net work output of the combined engine refrigerator plant is 400 kilojoule. Number 1, determine the heat transfer to the refrigerant and the net heat transfer to the reservoir at 50 degrees Celsius. Number 2, reconsider 1, given that efficiency of the heat engine and COP of the refrigerator are each 45% of their maximum possible value. ओके, तो एक न्यूमेरिकल दिया है जिसमें आपको बताया गया है कि एक हीट इंजन है जो ऑपरेट हो रहा है 700 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस के, मतलब जो उसका सोर्स है वो 700 डिग्री सेल्सियस पे है. इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा 973 केल्विन, और उसका जो सिंक है वो 50 डिग्री सेल्सियस पे उसको अगर हमने केल्विन में किया तो होगा 323 केल्विन. और ये जो इंजन है ये एक रेफ्रिजरेटर रन कर रहा है यहाँ पर, रेफ्रिजरेटर. तो वो जो रेफ्रिजरेटर है वो हीट निकाल रहा है -25 से और दे रहा है 50 को. ओके, इसको अगर ऐसा देखो, मैं जो पार्ट निकलता हूँ ये क्या है, ये है हीट इंजन जो वर्क कर रहा है 700 डिग्री हो, तो उसको केल्विन में 973 और उसका सिंक का टेम्परेचर है 50 डिग्री मतलब 323. ये जो भी वर्क प्रोड्यूस करेगा उसमें से कुछ वो हीट इंजन रेफ्रिजरेटर को देगा. रेफ्रिजरेटर हीट निकल रहा है -25 से और दे रहा है 50 को. केल्विन में कन्वर्ट किया तो ये आएगा 248 और ये आएगा 328. एक्चुअल में ये डायग्राम कैसी होनी चाहिए थी, ऐसे. ये हीट इंजन ये 700 का केल्विन में कर दिया 973 और 323. यहाँ से वर्क निकल रहा है जो एक रेफ्रिजरेटर को चलाएगा. रेफ्रिजरेटर -25 से हीट लेगा डिग्री सेल्सियस से और 50 मतलब 323. ये -25 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में तो 248 केल्विन आएगा. ओके, ये देखो इसका जो सोर्स है सिंक है, इसका सोर्स है, इसीलिए डायग्राम यहाँ पर उल्टी लिखी है. क्लियर. तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दी है कि ये जो हीट इंजन है ये 2500 किलोजूल हीट ले रहा है और वर्क क्रिएट कर रहा है, और वो जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो रेफ्रिजरेटर को देगा. ओके, तो रेफ्रिजरेटर उससे क्या करेगा, -25 डिग्री से हीट निकाल कर 50 डिग्री को दे देगा. ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात दी है कि नेट वर्क आउटपुट ऑफ द कंबाइन इंजन रेफ्रिजरेटर, मतलब ये हीट इंजन इतना पावर प्रोड्यूस करता है कि उससे वो रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद भी उसके पास 400 किलोजूल हीट एक्स्ट्रा वर्क एक्स्ट्रा मिलता है. समझ में आ गया. ये जो वर्क दे रहा है हीट इंजन, तो रेफ्रिजरेटर को जितना लग रहा है उतना दे रहा है, और उससे भी मतलब उससे ज़्यादा वो 400 किलोजूल वर्क बच रहा है उसमें का. मतलब अगर इसने जितना भी वर्क प्रोड्यूस किया उसमें कुछ रेफ्रिजरेटर के नीड को जितना चाहिए वो दे दिया, फिर भी उससे 400 वर्क बच रहा है. मतलब अगर मैंने लिखा कि वर्क डेवलप बाय इंजन इज WE एंड वर्क रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन इज WR, तो ये क्या होगा, वर्क डेवलप बाय इंजन E इज सो मच दैट WR प्लस 400. क्लियर, समझ में आ रहा है. इंजन ने वर्क प्रोड्यूस किया, रेफ्रिजरेटर को जितना चाहिए उतना दिया, फिर भी 400 किलोजूल वर्क बच रहा है. दिस इज नेट वर्क आउटपुट.
क्लियर। अब हमें निकालना है डिटरमाइन द हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड द नेट हीट ट्रांसफर टू द रिजर्व एट 15 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें ये Q4 और Q3 निकालना है कि Q1 दिया है। तो सिंपल है, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखो पहले जो गिवन दिया है टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लिया, 700 को 973, 50 को 273, माइनस 25 को 248, और जो हीट ट्रांसफर दिया है इंजन को वो है 2500 किलो जूल। नेट आउटपुट मतलब इंजन ने जितना प्रोड्यूस किया, कितना प्रोड्यूस किया, जितना रेफ्रिजरेटर को लग रहा है, और ऊपर 400, तो नेट मतलब WE माइनस WR इक्वल्स टू 400। मतलब इंजन ने 4000 किलो जूल ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस किया है जितना रेफ्रिजरेटर को ज़रूरत थी। अब अब हम कैसा कंसीडर करेंगे कि ये रिवर्सिबल है। तो रिवर्सिबल इंजन की इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं हम, आपको मालूम है इंजन की इफिशियंसी T1 माइनस T2 अपॉन T1, डिनोमीटर सेपरेट किया तो T1 सॉरी 1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, तो देखो यहाँ पर इफिशियंसी कितनी आ गई, 0.668, मतलब 66.8%। ओके, इससे हम कितना वर्क इंजन ने प्रोड्यूस किया वो दे सकते हैं। तो इंजन ने कितना वर्क प्रोड्यूस किया, इफिशियंसी हम इंजन कैसे निकाल सकते हैं, वर्क अपॉन हीट सप्लाइड। हीट सप्लाइड तो दिया है 25, और इफिशियंसी हमने अभी भी निकाला, ये कितना है 0.668, तो हम W निकाल सकते हैं क्योंकि ये दिया है। तो W कितना है हमारा, यहाँ पर देखो 1670 किलो जूल। ओके, अब रेफ्रिजरेटर का COP निकालेंगे। रेफ्रिजरेटर का COP क्या है, जो सबसे कम है वो, मतलब T4 अपॉन T3 माइनस T4। ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें COP मिलेगा 3.306। तो यहाँ से हम Q4 निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम यहाँ पे W2 निकाल सकते हैं। W2 मतलब वर्क रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन, मतलब W1 कितना आया है 1670। ओके, और हमें क्या मालूम है, W1 माइनस W2 400 बराबर W2, मतलब रेफ्रिजरेशन को जो वर्क लग रहा है। तो ये W1 या हीट इंजन कितना वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, जितना रेफ्रिजरेटर को लगेगा उतना प्लस उससे 400 ज़्यादा। तो इसको हम W1 माइनस W2 400 लिख सकते हैं, यहाँ से हम W2 निकाल सकते हैं। W2 अगर निकाला हमने तो बाय यूजिंग दिस COP हम Q भी निकाल सकते हैं। ओके, तो W2 देखो यहाँ पर हम निकालेंगे, ये देखो W1 माइनस W2 400, तो W2 आएगा W1 माइनस W 1670 माइनस 400 1270। तो Q4 हम देखो यहाँ से ये फार्मूला लगा है ये वाला, तो वहाँ से हम Q4 सॉरी COP इक्वल्स टू Q4 अपॉन W2, तो Q4 इक्वल्स टू COP इंटू W2। ओके, तो कहाँ पर था, हाँ ये यहाँ पर। तो यहाँ से हमें Q4 मिला 4198 किलो जूल। अब देखो Q4 हमें मिला, तो हमें अब Q3 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो ये Q4 है ऊपर का, और नीचे का Q3 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, Q3 इक्वल्स टू Q4 प्लस W2 बराबर, यहाँ से हीट आ रही है, यहाँ से वर्क आ रहा है, और Q3 रिजेक्ट हो रहा है, मतलब Q4 प्लस W इक्वल्स टू Q3। तो यहाँ से हम Q3 भी निकाल सकते हैं। तो Q3 आया 5468 किलो जूल। क्लियर, और Q2 भी निकाल सकते हैं। Q2 कौन सा, ये वाला, क्योंकि हमें क्या पूछा है, फिर से मैं आपको ये करता हूँ, हमें एक नंबर में पूछा है नेट हीट ट्रांसफर टू रिजर्वायर 50 डिग्री। अब 50 डिग्री को देखो, ये रेफ्रिजरेटर Q3 हीट रिजेक्ट कर रहा है, और इंजन Q2 हीट रिजेक्ट कर रहा है, मतलब नेट मतलब टोटल कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है इसको, Q2 प्लस Q3। तो Q3 हमने निकाल लिया, Q2 भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमने W1 निकाल लिया है। तो हम लिख सकते हैं इसको Q1, इतने पार्ट को देखिए, Q1 इक्वल्स टू W1 प्लस Q2। तो हम Q2 को लिख सकते Q1 माइनस W1। क्लियर, तो Q1 हमें दिया है, W1 हमने निकाला है, तो Q2 हम निकाल सकते
2500 माइनस 1670 830 किलो जूल। ओके, तो नेट हीट रिजेक्टेड टू 50 डिग्री रिजर्वायर मतलब Q2 प्लस Q3, Q2 830, Q3 5468.6, ये हो गया टोटल इतना। ओके, अब ये हो गया पहले सब क्वेश्चन का कि डिटरमाइन हीट ट्रांसफर टू द रेफ्रिजरेंट एंड हीट ट्रांसफर टू द रिजर्वायर। ये मतलब Q4 निकालना था और Q2 प्लस Q3 निकालना था। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या पूछा है कि कंसिडर करो ये रिवर्सिबल इंजन और रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। तो और दिया है कि इनकी इफिशिएंसी और सीओपी जो है वो 45% है मैक्सिमम के। मतलब इस इंजन की इफिशिएंसी कितनी होगी? 45% ऑफ रिवर्सिबल, मैक्सिमम मतलब रिवर्सिबल। ओके, और सीओपी ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर विल बी 45% ऑफ मैक्सिमम मतलब रिवर्सिबल का। ओके, तो इसमें हमें सिर्फ जो प्रोसीजर वो सेम है, इसका सिर्फ सीओपी और एफिशिएंसी अलग होगा। अब मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आई थी हमारी, जो ऊपर हमने रिजर्वायर पे निकाली थी, रिवर्सिबल साइकिल में निकाली थी, इंजन क्या गई थी 0.668, उसके 45% इफिशियंसी अब इंजन की, तो उसके 45% मतलब उसकी इफिशियंसी हो गई 0.3। ओके, और अब उसका नया उसकी इफिशियंसी कम हो गई तो वर्क डन भी कम होगा, तो उसका नया वर्क डन आपको मिलेगा 750 किलो जूल। और हमें मालूम है कि वो जो वन है वर्क डेवलप बाय इंजन, वो रेफ्रिजरेटर से 400 ज़्यादा है। तो रेफ्रिजरेटर का कितना आएगा? 750 माइनस 400, 350 किलो जूल। ओके, अब सी ओ पी एक्चुअल में कितनी है? डी है 45% ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम बोले तो जो रिवर्सिबल की हो, तो मैक्सिमम रिवर्सिबल की थी 3.3, उसके 45% हो गया 1.48। तो अकॉर्डिंगली हमने उसका Q3 निकाला और Q2 निकाला, तो हमें Q2 प्लस Q3 मिला 2618। ओके, ये जो न्यूमेरिकल है एक बार आके गया है 12 मार्क को, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल मैं लेता हूँ एक इंजन सीरीज में। तो दूसरे न्यूमेरिकल में क्या दिया है? Two Carnot engines works in series between source and sink temperature of 550 Kelvin and 350 Kelvin. If both engines develop equal power, determine the intermediate temperature. Okay, क्या दिया है कि एक मिनट, दो हीट इंजन है जो सीरीज में लगाए हुए, वो वर्क कर रहे हैं 550 केल्विन और 350 केल्विन में। क्लियर? तो पहला इंजन, ये जो पहला इंजन है वो 550 से हीट लेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा, उसकी हीट रिजेक्ट करेगा। उसने जो हीट रिजेक्ट की है वो दूसरे इंजन को जाएगी, मतलब ये जो Q2 है इट इज़ नथिंग बट हीट सप्लाइड फॉर सेकंड इंजन, तो वो उसमें से वर्क प्रोड्यूस करेगा और बची हुई 350 केल्विन को रिजेक्ट कर देगा। ओके, तो अब इसमें क्या दिया है? ये दोनों भी इंजन सेम पावर डेवलप करते हैं, मतलब दोनों इंजन का आउटपुट सेम आएगा, ये आपको दिया है। ओके, तो अब हम देखेंगे, ये मैंने डायग्राम निकाली सीरीज में की। अब हमें क्या निकालना है? इंटरमीडिएट टेम्परेचर। ओके, अब देखो पहले इंजन की इफिशियंसी रिवर्सिबल कंसिडर करो, पहले इंजन की इफिशियंसी हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ओके, बड़ा करके लिखता हूँ, इफिशियंसी इज W अपॉन Q1। W दोनों के लिए सेम है क्योंकि दोनों भी सेम पावर डेवलप कर रहे हैं, ऐसा लिखा है। इसको हम दूसरे इसमें से लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, या W और Q1 को हम क्या लिख सकते हैं? W प्लस Q2। Q1 को हम क्या लिख सकते हैं? W प्लस Q2। ओके, देखो यहाँ पर लिखा है। सिमिलरली सेकंड इंजन की इफिशियंसी देखो, W अपॉन उसकी हीट सप्लाई Q2 है, इसीलिए यहाँ पर Q2 है। ओके, तो Q2 को हम क्या लिख सकते हैं? Q2 को Q3 प्लस W, Q3 प्लस W। दोनों की इफिशियंसी सेम है ऐसा नहीं दिया है, दोनों के वर्क आउटपुट सेम है ऐसा दिया है। क्लियर? तो तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, मतलब ये इसको हम कैसे क्या लिख सकते हैं कि
T1 माइनस T2 अपॉन T1 ये वाला पार्ट इक्वल्स टू W अपॉन Q2 प्लस W। ओके, तो ये W इस साइड में रखेंगे और ये इधर भेज दिया तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला। ओके, ये Q2 प्लस W इस साइड में गया इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1। अब देखो ये ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, Q से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और W से भी इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया और इधर भेज दिया तो हमें क्या मिलेगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये Q2 वो ब्रैकेट प्लस W इंटू वो ब्रैकेट इक्वल्स टू W। अब ये इस साइड में गया तो W माइनस W और वो ब्रैकेट इक्वल्स टू Q इंटू वो ब्रैकेट, Q2 इंटू वो ब्रैकेट। इसमें से हम W कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वो ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या है, समझ में आ गया। तो देखो W इंटू ये ब्रैकेट इस साइड में भेज दिया, उसमें से W निकाल लिया तो 1 माइनस ब्रैकेट, ब्रैकेट में T1 माइनस T2 अपॉन T1 और Q2 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1। तो 1 माइनस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, T1 माइनस T1 प्लस T2 अपॉन T1, T1 T1 कैंसिल, T2 बाय T1। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, T2 बाय T1 इंटू W और इधर एज इट इज। ओके, क्लियर। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू ये Q2 इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1। क्लियर, क्योंकि ये T1 T1 कैंसिल हो गया डिनोमीटर का दोनों का, और ये T2 जब इधर आएगा तो डिनोमीटर में आएगा, तो T1 माइनस T2 अपॉन T2। सिमिलरली हमने अगर इस इंजन के लिए ऐसा किया तो हमें मिलेगा Q W इक्वल्स टू Q2 T2 माइनस T3 अपॉन T2। ओके, अब दोनों भी W सेम है, W इक्वल्स W, तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 ये Q2 कैंसिल हो जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन T2 और T2 माइनस T3 अपॉन T2 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिलेगा ये वाला T1 माइनस T2 प्लस T2 माइनस T3। इसको अगर हमने मैनिपुलेट किया, T2 को एक जगह पर लिया, T3 इधर भेज दिया तो ये बनेगा, ये T2 इधर आ गया और ये T3 इधर आ गया, तो ये क्या बनेगा 2T2 प्लस T1 प्लस T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T3। तो T1 T3 की वैल्यू पुट कर दिया हमने तो हमें T मिलेगा 450। मतलब ऑलवेज याद रखो, अगर ये हमें क्या बताता है, ये वाला, इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, T2 इक्वल्स टू T1 प्लस T3। ओके, मतलब T2 इक्वल्स टू T1 प्लस T3 अपॉन ये 2। ओके, मतलब ये इंटरमीडिएट टेम्परेचर क्या है, ये सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का एवरेज बराबर। इसको अगर गौर करो, T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, T3 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक। मतलब दो टेम्परेचर का अगर आप एवरेज लोगे तो आपको T2 मिलेगा। इन शॉर्ट, कब, जब वो सेम वर्क आउटपुट कर रहे तो। क्लियर, जब उनका वर्क आउटपुट सेम है तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर कितना रहेगा, इन दोनों का एवरेज 550 प्लस 350 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, तो और अगर इनकी इफिशिएंसी, अगर मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप इनके ऐसा कंसीडर करो कि इनका वर्क अलग है, ये W1 और ये W2, लेकिन इनकी इफिशिएंसी सेम है, मतलब N1 इफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट इंजन इक्वल्स टू इफिशिएंसी ऑफ सेकंड इंजन। तब उस केस में आपको क्या मिलेगा, आप कैलकुलेट करके देखो, आपको ऐसा मिलेगा, जो मिलेगा, ठीक है, वो आपका असाइनमेंट। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके दो न्यूमेरिकल लिए, इसकी और प्रैक्टिस करें ऐसे न्यूमेरिकल की, ये आपको हमेशा 12 से 14 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये पिछला पार्ट में भूल गया था, तो इसके और प्रैक्टिस करें, और आपको कुछ जो भी डाउट रहेगा आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।